अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको फिजिबल लगे अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। आपका जो स्टोरीज़ का शेयर करना है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है उस तरफ चलते हैं हम। और ये पहली स्टोरी हमें राहुल साहब ने भेजी है। इनका जो ताल्लुक़ है वो इंडिया के शहर जालंधर से है। और ये जो इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं ये इनके फादर का इंसिडेंट है। ये बताते हैं कि 1993-94 में इनके फादर एक विलेज में रहा करते थे। अब जब इनके फादर ने इंटरमीडिएट किया तो इनके फादर ने कोशिशें शुरू कर दी कि इनको किसी इदारे में या किसी जगह पे कोई अच्छी नौकरी मिल सके। काफ़ी कोशिशों के बाद जब इनको यहाँ पे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली या कोई अच्छा ऑप्शन नज़र नहीं आया तो इनके फादर ने सोचा कि विलेज से बाहर निकल के जो सबसे करीब शहर है या सबसे करीब जगह है जो कि जालंधर थी, वहाँ पे जाके क्यों ना जॉब की जाए। अब ये वहाँ से बाहर निकले, शहर में जाके जॉब की तलाश शुरू की और काफ़ी तगोदोग के बाद इनको एक जॉब ऑफ़र की गई। और इनको जो जॉब ऑफ़र की गई थी वो बेसिकली एक कैशियर की नौकरी थी। और इनके जो वर्किंग आवर्स थे दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक थे। रात 12 बजे जो इनका इदारा था या इनकी जो शॉप थी, जब वो बंद हो जाती थी तो उसके बाद इनके फादर एक लंबा ट्रैवल करके वापस अपने घर या अपने गांव आया करते थे। इनके फादर की कोशिश ये होती थी कि वहाँ से एक ट्रेन पकड़ लें और ट्रेन पकड़ने के बाद 1.5 से 2 घंटे का जो रास्ता है वो तय करने के बाद वापस आ जाएं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो इनके सेठ थे या जो इनके बॉस थे उन्होंने इनके फादर को कहा कि आज आपको देर तक रुकना पड़ेगा क्योंकि कुछ मामलात हैं जो निपटाने हैं, कुछ काम हैं जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग हैं। अब इनके फादर क्योंकि न्यूली अपॉइंटेड थे, न्यू ज्वाइन किया था, तो वो किसी भी किस्म की बहस या मुबाहसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जैसे इनसे रिक्वेस्ट की गई थी या जैसा इनको कहा गया था वैसे ही इन्होंने किया। इनका जो भी काम था वो इन्होंने कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद निकलते निकलते इनको रात के 1 या 1:30 बज गए। अब ये बड़ी परेशानी में थे क्योंकि इस शहर में, इस जगह पे इनका कोई जानने वाला भी नहीं था और इनके पास एक ही ऑप्शन था और वो ऑप्शन ये था कि वापस ट्रेन पकड़ें या कोई बस तलाश करें जो इनके गांव की तरफ या इनके गांव जाती हो। काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके ये ट्रेन स्टेशन पहुँचे। वहाँ जाके इनको पता चला कि अब से ठीक आधे घंटे के बाद यानी तकरीबन 2:30 बजे एक ट्रेन आएगी और वो जो ट्रेन है वो इनके गांव के करीब से गुजरेगी। अब ऑप्शन क्योंकि लिमिटेड थे लिहाजा इन्होंने कहा कि मैं वेट कर लेता हूँ। और काफ़ी देर वेट करने के बाद जब वो ट्रेन आई तो इस ट्रेन के अंदर सवार हो गए। रात का टाइम था, इतने लोग मौजूद नहीं थे, दूर दूर तक सन्नाटा था। इक्का दुक्का लोग ट्रेन से उतरे और इक्का दुक्का लोग ट्रेन के अंदर सवार हुए। इनके फादर की जो बर्थ नंबर थी वो 602 थी, लिहाजा ये उस ट्रेन के अंदर सवार हुए, अपनी बर्थ तलाश की, वहाँ जाके बैठ गए। ये बहुत खुश थे कि इनको एक ट्रेन मिल चुकी थी। बिला आखिर देर से ही सही ये अपने घर पहुँच जाते। तकरीबन 15 मिनट के इंतज़ार के बाद वो ट्रेन चलना शुरू हुई। और जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो शहर था ये पूरा का पूरा शहर ख़त्म हुआ और फिर एक वीरान सा इलाका या वीराना शुरू हुआ। अब जैसे ही वो वीरान सा इलाका या वीराना शुरू हुआ जहाँ पे चारों तरफ कुछ भी मौजूद नहीं था, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि किसी सहरा से या किसी बंजर जगह से ये ट्रेन गुजर रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इनके फादर ने महसूस किया कि उनको मुसलसल किसी के गुनगुनाने की या गाना गाने की आवाज़ आ रही है। पहले तो वो समझे कि नॉर्मली ऐसा हुआ करता है, अक्सर लोग ट्रेन में गुनगुनाते हैं, एंजॉय करते हैं, महजूज होते हैं। लिहाजा इनके जो फादर थे वो उसको इग्नोर करने लगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो गुनगुनाने की आवाज़ थी, ये जो गाना गाने की आवाज़ थी, ये बढ़ती चली जा रही थी। और ये जो आवाज़ थी ये किसी औरत की या किसी लड़की की आवाज़ थी और ये बहुत ही सुरीली आवाज़ थी। और ये इस कदर सुरीली आवाज़ थी
कि ऐसा लग रहा था कि इनके कानों में कोई शहद घोल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके ये उस आवाज़ के शहर में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। एक सुकून है जो इस आवाज़ के अंदर मौजूद है। काफ़ी देर तक ये इस आवाज़ को सुनते रहे, बाहर के नज़ारों से मुस्तफ़ीद होते रहे और बिलाखिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जब इन्होंने सोचा या इन्होंने कोशिश की कि अब मैं जाके देखूं कि आखिर ये कौन लड़की है, कौन हसीना है, कौन दोशीज़ा है जो इस कदर सहर अंगेज़ अंदाज में गुनगुना रही है कि जो भी इसको सुने तो सुनता चला जाए। इन्होंने उठ के अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता करके ये ट्रेन के अंदर बढ़ते चले गए। अभी इन्होंने एक डब्बा ही क्रॉस किया था कि इन्होंने देखा कि नेक्स्ट डब्बे के अंदर दो औरतें हैं जो बैठी हुई हैं। उन्होंने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है। उन दोनों औरतों के बाल खुले हुए हैं और बज़ाहिर पीछे से देखने से ऐसा लगता है ये बहुत लंबी जुल्फ़ें हैं या बहुत घने बाल हैं। और साथ साथ इन दोनों में से एक औरत की गोद में एक बच्चा मौजूद है। खैर, जब इन्होंने ये मंजर देखा तो इन्होंने सोचा कि मैं आगे जाके देखता हूँ और इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि आखिर इतना सुरीला ये कैसे गुनगुना लेती हैं, या कम से कम जाके इनकी तारीफ़ तो करता हूँ। अब जैसे ही इनके फादर उन दोनों औरतों के सामने गए तो वो जो औरतें थीं इनके फादर को देख के मुस्कुराने लगी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उनकी मुस्कुराहट के अंदर कोई शरारत मौजूद है। अब जब इनके फादर ने उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखा कि उनकी मुस्कुराहट के अंदर शरारत दिखी तो इनका दिल चाहा कि बात से बात बढ़े और इनसे मैं बात करूं। लिहाजा वो जो दो औरतें थीं उनके सामने जो सीट खाली थी ये वहाँ जाके बैठ गए, उनको देख के मुस्कुराने लगे। अब वो जो दो औरतें थीं वो भी इनको देख के मज़ीद मुस्कुराने लगीं। इस तरह बज़ाहिर ऐसा लगने लगा कि उन औरतों को भी इनके अपने सामने बैठने पे कोई एतराज़ नहीं है। खैर, इतना बेतकल्लुफ़ाना रवैया देख के इनके जो फादर थे उनका जो हौसला था वो बढ़ चुका था और वो इनसे बात करने लगे थे। उनसे कहने लगे कि आप लोग कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं और इतनी सुरीली आवाज़ आप दोनों में से किसकी है। इनका सवाल सुन के वो जो दो औरतें थीं वो कुछ ना बोली और उनमें से जो एक औरत थी वो दोबारा गुनगुनाने लगी। और ये बताते हैं कि उस औरत के गुनगुनाने में इस कदर सहर था, इस कदर सुकून था या इस कदर राहत थी कि ऐसा दिल चाह रहा था कि मुसलसल उसकी आवाज़ सुनते चले जाए। अब जब इनके फादर मुसलसल वो आवाज़ सुन रहे थे तो आवाज़ सुनते सुनते उनको गुनूदगी का एहसास होने लगा। ऐसा लगने लगा कि बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून में है और आहिस्ता आहिस्ता करके नींद की तरफ जा रहे हैं। ये बताते हैं कि जैसे ही इनके फादर नींद की तरफ जाने लगे या गुनूदगी में जाने लगे तो एकदम से ट्रेन की विसिल बजी और जैसे ही ट्रेन की विसिल बजी तो एकदम से ये होश में आए और जैसे ही इन्होंने आंखें खोली तो इनकी सबसे पहले नज़र उन औरतों के पाँव पे पड़ी। और जैसे ही इनकी नज़र उन औरतों के पाँव पे पड़ी तो इनके फादर ने देखा कि वो जो दोनों औरतें हैं उन दोनों के जो पाँव हैं वो उल्टे हैं, यानी इन दोनों के पाँव रिवर्स फीट हैं। अब ये देख के इनके फादर को मामले की संगीनी का अंदाज़ा हुआ और एकदम से वो खड़े हो गए। और जैसे ही वो खड़े हुए तो वो जो औरतें थीं वो बाकायदा हंसने लगीं। वो कहने लगीं कि अभी तो आके बैठे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं आप। ये सुन के इनके जो फादर थे वो जितना तेज़ भाग सकते थे उस डब्बे से भागे और वापस अपनी जो बर्थ थी वहाँ पे आके बैठे और जो भी इनको अपने रिलीजन के मुताबिक चीज़ें आती थी वो इन्होंने पढ़ना शुरू की। इनके फादर मुसलसल खौफ का शिकार थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कभी भी वो दोनों औरतें इनके पीछे आके खड़ी हो जाएंगी या इनको आके कुछ कहेंगी, लेकिन मुसलसल क्योंकि वो कुछ पढ़ रहे थे तो जैसे तैसे करके ये सफ़र तमाम हुआ। इनके फादर अपने स्टेशन पे उतरे और वहाँ से जितना तेज़ हो सकता था ये भाग के अपने घर पहुँचे। और जब इनके फादर घर पहुँचे तो उनको शदीद बुखार हो चुका था। तकरीबन 1 हफ़्ते तक वो शदीद बीमार रहे और उसके बाद से उन्होंने तौबा कर ली थी कि रात में, ख़ास तौर पे इतनी रात में, वो इस ट्रेन में कभी भी ट्रैवल नहीं करेंगे। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये मिस्टर कैफ ने भेजी है और ये बताते हैं कि इनका रावलपिंडी से ताल्लुक़ है। मिस्टर कैफ बताते हैं कि जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे वैसे वैसे इनको पता चल रहा था कि इनके घर के जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी ये लोग मुआशी तंगी का शिकार हैं। अब क्योंकि ये छोटे थे, इनकी उम्र 11-12 साल थी, इनका एक बड़ा भाई था, इनकी मदर थी, इनके जो फादर थे वो ऑलरेडी इनकी मदर को डाइवोर्स दे चुके थे। अब क्योंकि ये गैरतमंद बच्चे थे, जाहिर सी बात है एजुकेशन हासिल करना इनके अख्तियार में नहीं था,
इनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं थी, लिहाजा इन्होंने करीबी एक फैक्ट्री मौजूद थी, वहाँ पे जाके अपने काम की बात की, और ना सिर्फ अपने काम की बात की, अपने भाई के लिए भी जॉब की बात की। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि इन दोनों भाइयों को वहाँ पे जॉब मिल गई। जाहिर सी बात है, इनको अपने घर को चलाना था, अपनी मदर का सहारा बनना था, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी, बहुत सारी मुश्किलात थी। ऊपर से जो इनके फादर थे वो इनको मुकम्मल तौर पे छोड़ के जा चुके थे। ये बताते हैं कि उस ज़माने में इनकी एक रिश्ते की खाला हुआ करती थी। ये अपनी उस खाला के यहाँ रहा करते थे। वो जो खाला थी, उन्होंने मकान का एक हिस्सा इन लोगों को दिया हुआ था और ये कहा था कि जैसे ही आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, आप अपना घर दूसरा किराए पे ले लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो घर है वो एक छोटा घर है। ये बताते हैं कि जब हमें पहली सैलरी मिली तो हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि कोई छोटा सा भले एक कमरे का घर जो है वो ले लेते हैं, ताकि हमारा अपना किराए का घर हो, जहाँ पे हम आज़ादी से रह सकें, अपनी मदर की बहुत बेहतर तरीके से लुक आफ्टर कर सकें। और ऐसे ही हुआ कि कुछ कोशिशों के बाद इनको एक कमरे का घर मिला। ये जो कमरा था ये फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद था, और जो ग्राउंड फ्लोर पे घर था वो मुकम्मल तौर पे बंद था। यानी अगर आपको इस कमरे में जाना है, आना है, तो बाहर से स्टेयर्स दी गई थी, उन्हीं सीढ़ियों को इस्तेमाल करना था, उन्हीं सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाना था और वहीं से नीचे आना था। इस कमरे का जो किराया था बहुत ही मुनासिब था, जो कि ये उस दौर में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। ये बताते हैं कि हम दोनों भाइयों ने अपने पैसे मिलाए, एडवांस के पैसे दिए, और वो जो मकान था या वो जो कमरा था वो हासिल कर लिया। हम वहाँ जाके बहुत खुश थे, हम बहुत मुतमईन थे कि अल्लाह का शुक्र है, एक कमरे का ही सही, किराए का ही सही, हमारा अपना घर तो है, यहाँ पे हम आराम से रह सकते हैं, आज़ादी से रह सकते हैं। और जैसे जैसे हालात बेहतर होते चले आएंगे, वैसे वैसे कोई मज़ीद बड़ा घर हम लोग रेंट पे ले लेंगे। ये बताते हैं कि जब हम उस कमरे में या उस घर में शिफ्ट हुए तो शुरू से ही हमने बहुत सारी बातें नोट करना शुरू की। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि रात के 2 या 3 बजे के टाइम हमें आवाज़ें आती, और वो जो आवाज़ें आती वो इस तरह की आवाज़ें थीं जैसे कि नीचे कोई मौजूद है, कोई भाग रहा है, कोई बातें कर रहा है। हालांकि ये जो घर था ये मुकम्मल तौर पे बंद था, और ये जो हमारा कमरा था इसका सेपरेट रास्ता था, और ये फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद था। खैर, शुरू में तो हम लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे आवाज़ें बढ़ती चली गईं तो हम लोगों ने इनको नोटिस करना शुरू किया। ये बताते हैं कि एक दफ़ा रात के 2 या 3 बजे का टाइम था, ये और इनके भाई जाग रहे थे, इनकी जो मदर थी वो सो चुकी थी। एकदम से इनको महसूस होना शुरू हुआ जैसे कि कोई नीचे चल रहा है या कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है। अब इनका जो घर का स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था कि अगर ये छत से आगे की तरफ जाएं तो नीचे का हिस्सा नज़र आता है, और जो नीचे का हिस्सा नज़र आता है वो बेसिकली सहन है, और वो जो सहन था वहाँ पे एक बेर का पेड़ मौजूद था। अब ये बताते हैं कि जब हमें मुसलसल आवाज़ें आती रहीं तो मैं और मेरा भाई दोनों आहिस्ता आहिस्ता करके आगे गए, और वो जो नीचे का हिस्सा जहाँ से नज़र आता था वहाँ से हमने झांकना शुरू किया। और जैसे ही हमने नीचे झांकना शुरू किया तो हमने देखा कि वो जो पेड़ है, जो कि बेरी का पेड़ है, जो सहन के अंदर लगा हुआ है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी सबकी शक्लें जो हैं वो एक जैसी हैं, जिन्होंने सब ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और वो नीचे उस दरख्त के गिर्द गोल गोल घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शक्कर लगा रहे हैं या शरारतें कर रहे हैं या खेल रहे हैं। ये बताते हैं कि देख के हम दोनों भाई जो थे वो हैरत में मुब्तला हो गए, क्योंकि हमें यही बताया गया था, यही कहा गया था कि नीचे का जो फ्लोर है वहाँ कोई नहीं रहता, ये खाली है। अब ये बताते हैं कि देख के हम वापस पलटे और अपनी जो मदर थी या जो हमारी वालदा थी उनको जाके हमने सारा का सारा वाक़या बताया। अब इनकी मदर ने जब ये वाक़या सुना तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई रहता हो, अगर रहता भी हो तो उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। ये सुनने के बाद इन लोगों ने इग्नोर कर दिया और इस मामले में मज़ीद नहीं पड़े, क्योंकि इनको पता था इतने कम किराए पे या इतने कम पैसों में इनको कहीं भी न कमरा मिल सकता है न घर मिल सकता है। ये बताते हैं कि इसी तरह 4-5 दिन मज़ीद गुजर गए। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम दोनों जो भाई थे, हम दोनों की नाइट शिफ्ट थी। मेरी जो मदर थी वो अकेली उस कमरे में या उस घर में मौजूद थी, और हम लोग जो है अपने काम पे या अपनी फैक्ट्री में मौजूद थे। तो मेरी मदर बताती हैं कि रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था, और इनकी मदर जो थी उनको नींद नहीं आ रही थी। अक्सर ऐसा होता था कि वो डिप्रेशन का शिकार रहती थी, परेशान रहती थी, तो उनको नींद आने में प्रॉब्लम हुआ करती थी। खैर, इसी दौरानिए में इनकी जो मदर थी उनको ऐसा महसूस होना शुरू हुआ
कि जो बाहर का हिस्सा है यानी ये जो छत है, यहाँ पे कोई चारों तरफ टहल रहा है या वॉक कर रहा है। शुरू में तो हत्तुल इम्कान ये इग्नोर करती रही, लेकिन जब वाज़ेह आवाज़ आने लगी और महसूस होने लगा कि कमरे के बाहर कोई मौजूद है या किसी के कदमों की आहट आ रही है या कोई ना कोई है जो अपनी प्रेजेंस को शो कर रहा है, तो इन्होंने सोचा कि मैं झांक के देखती हूँ, हो सकता है कोई बिल्ली हो, कोई इस तरह का पेट एनिमल हो जो नॉर्मली घरों में आ जाया करते हैं। ये बताते हैं कि कमरे के अंदर एक खिड़की मौजूद थी और इस खिड़की से इनकी मदर ने बाहर की तरफ झांका। जब इनकी मदर ने बाहर की तरफ झांका तो उन्होंने देखा कि सामने एक औरत खड़ी हुई है जिसके बाल खुले हुए हैं और उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है। अब उस औरत की जो बैक है वो मेरी मदर की तरफ है और उसका जो फ्रंट है वो अपोजिट साइड पे है। इनकी मदर बताती हैं कि वो जो औरत थी वो मुसलसल ऐसा लग रहा था कि अपने बालों में कंघी कर रही है या कॉम कर रही है। खैर, जब उन्होंने ये देखा तो थोड़ा सा डरी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पूरे घर में इनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। अब जब इनको डर लगना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने खिड़की बंद की और जैसे ही इन्होंने खिड़की बंद की तो इनको महसूस होने लगा कि वो जो औरत है या वो जो लड़की है जो बाहर खड़ी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके इनके कमरे की तरफ बढ़ रही है। अब जब उनको ये महसूस हुआ तो जल्दी से पीछे हटी, जो भी उनको आयत वगैरह आती थी वो उन्होंने पढ़ना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो कदमों की आवाज़ थी जो इनके कमरे की तरफ आ रही थी वो पीछे होती चली गई और ऐसा लगने लगा कि कोई सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। ये बताते हैं कि सुबह जब हम आए तो हमारी जो मदर थी उन्होंने सारा का सारा वाक़या हमें बताया। उसके बाद से जो हमारे फैक्ट्री मालिकान थे उनसे हमने बात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी हमें नाइट की शिफ्ट या नाइट की ड्यूटी पे ना बुलाएं, क्योंकि हमारी जो मदर है वो अकेली हो जाती हैं। ये बताते हैं कि तकरीबन हम वहाँ पे 5 से 7 साल तक रहे। इस तरह की एंटिटीज़ को, इस तरह के बच्चों को या इस तरह की औरत को हमने कई बार देखा, लेकिन जब भी हम इस तरह की औरत को या इस तरह के बच्चों को देखा करते थे तो उसके बाद हम तिलावत वगैरह किया करते थे और जब हम तिलावत करते थे तो वो जो औरत थी या वो जो बच्चे थे वो वहाँ से गायब हो जाते थे। क्योंकि हमारी आमदनी लिमिटेड थी, हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, लिहाजा जो भी हमारा टाइम था वो हमने वहाँ पे गुजारा और जैसे जैसे हमारे हालात बेहतर होते चले गए हमने एक दूसरा घर ले लिया। और जब हम दूसरे घर में आए तो उसके बाद से खुदा का शुक्र है कि इस तरह के वाक़यात, मामलात या इस तरह की औरत को या बच्चों को हमने कभी भी नहीं देखा। गाइस, इसी तरह की एक स्टोरी थी जो मिस कविता ने हमें भेजी थी। पहले तो मैं माजरत करता हूँ, वो स्टोरी मैं शेयर नहीं कर सका। मिस कविता बताती हैं कि इनके जो ग्रैंडफादर थे 1970s में एक विलेज में रहा करते थे। अब ये जो विलेज था इसमें इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी और इनके जो ग्रैंडफादर थे वहाँ पे इनकी एक हवेली या एक बहुत बड़ी कोठी मौजूद थी। इनके ग्रैंडफादर की आदत थी कि रात के 2 या 3 बजे ये अक्सर जल्दी उठ जाया करते थे और जो भी अपनी पूजा वगैरह है वो किया करते थे। तो ऐसे ही एक रात थी, इनके जो ग्रैंडफादर थे वो उठ चुके थे और जो पूजा वगैरह है वो कर रहे थे कि इसी दौरानिए में इनको एकदम से आवाज़ आना शुरू हुई और वो जो आवाज़ थी वो हमिंग की आवाज़ थी, जैसे इस तरह करके आवाज़ होती है, मुसलसल इस तरह की आवाज़ आ रही थी। अब इनके ग्रैंडफादर ने पहले तो इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब इग्नोर नहीं कर सके, मुसलसल आवाज़ आती रही, तो इनके ग्रैंडफादर ने सोचा कि मैं इस आवाज़ को फॉलो करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जान सकूँ बिला आखिर ये जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है और कौन है जो इनकी हवेली में या कोठी में मौजूद है। इस आवाज़ को फॉलो करते करते इनके जो ग्रैंडफादर थे वो बैक यार्ड पे या बैक साइड पे पहुंच गए और जब बैक यार्ड पे या बैक साइड पे पहुंचे तो वहाँ पे एक दरख्त मौजूद था, वो भी बेरी का दरख्त था। इनके ग्रैंडफादर ने देखा कि उस दरख्त के करीब एक औरत खड़ी हुई है जो कि बहुत पतली सी लंबी सी औरत है। नॉर्मली इतनी पतली और लंबी औरतें नहीं हुआ करती और वो जो औरत है उसने ब्लैक कलर की एक साड़ी पहनी हुई है और वो उस बेरी के दरख्त के सामने खड़ी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उस दरख्त को देख के कोई पूजा कर रही है या कोई इनके रिचुअल्स जो है वो परफॉर्म कर रही है। रिचुअल्स को परफॉर्म करना मसला नहीं था, मसला ये था कि इनकी हवेली या इनकी कोठी में ये औरत कहाँ से आ गई है और ये कौन है जिसको ये नहीं जानते। कुछ देर तक तो इनके ग्रैंडफादर देखते रहे, लेकिन कुछ देर बाद इनके ग्रैंडफादर ने उसको आवाज़ दी और कहा कि ये लड़की तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। जैसे ही इनके ग्रैंडफादर ने कहा तो इनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि देखते ही देखते वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी जिसने ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी,
जो मुसलसल हमिंग की आवाज़ निकाल रही थी। ऐसा लगा वो हवा में महलूल हो चुकी है या तहलील हो चुकी है और गायब हो गई। अब जैसे ही वो औरत या वो लड़की गायब हुई तो इनके जो ग्रैंडफादर थे वो जैसे तैसे करके अपनी जो जगह थी वहाँ पे वापस आए, और उसके बाद से उन्होंने तौबा कर ली कि रात में जब भी इस तरह की आवाज़ आएगी या उस बैक यार्ड में या उस बैक साइड पे, ख़ास तौर पे उस बेरी के पेड़ के पास नहीं जाएंगे। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।